नमस्कार, मैं डॉक्टर कनक शर्मा वर्तमान में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे इस सत्र का जो विषय है वो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसको हम अंग्रेजी में नेशनल नॉलेज कमीशन के नाम से जानते हैं। हम इस सत्र में चर्चा करेंगे कि इस आयोग का गठन क्यों हुआ, इसका क्या उद्देश्य है, इसका गठन कब हुआ तथा इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की और इसकी रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना सत्र राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन वर्ष 2005 में हुआ था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और यह आयोग प्रधानमंत्री जी के लिए एक सलाहकार बॉडी के रूप में गठित किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सैम पित्रोदा थे। डॉक्टर सैम पित्रोदा के अतिरिक्त इस आयोग में 7 और सदस्य थे, तो इस आयोग में कुल सदस्य संख्या 8 थी। इस आयोग ने अपना कार्य वर्ष 2006 में प्रारंभ किया और वर्ष 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रस्तुत की। अगर हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के उद्देश्य के बारे में बात करें कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के उद्देश्य क्या हैं, क्यों इस आयोग का गठन किया गया, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2005 में माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस आयोग का गठन इस उद्देश्य से किया था कि जो हमारा युवा वर्ग है वो आने वाली 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना कर सके। उन ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए यह ज़रूरी था कि जो हमारी शैक्षिक प्रणाली है उसमें उत्कृष्टता लाई जाए। तो इस आयोग का गठन 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करने और ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस आयोग का दूसरा मुख्य उद्देश्य था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऐसे विषय हैं जिनको पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ प्रयोगशालाओं में सृजनात्मक कार्य किया जाए। तो इस आयोग का उद्देश्य यह भी था कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा दिया जाए। इसका तीसरा उद्देश्य था बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार करना। इस आयोग का कहना था कि जो व्यक्ति कोई सृजनात्मक कार्य करते हैं उनके कार्य को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और प्रोत्साहन के लिए उनका बौद्धिक संपदा अधिकार होना चाहिए। तो बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में जो कार्यरत संस्थाएं हैं उनके प्रबंधन के सुधार के लिए भी इस आयोग का उद्देश्य था कि उसमें सुधार किया जाए। इसका चौथा मुख्य उद्देश्य था कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोग को बढ़ावा देना। जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि उसको हम कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकें। तो यह भी इस आयोग का एक मुख्य उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त इस आयोग का एक अंतिम मुख्य उद्देश्य था सरकार के भीतर ज्ञान क्षमताओं के प्रयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से ज्ञान के व्यापक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना। ये इसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के। अब हम चर्चा करेंगे कि इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रस्तुत की थी, उस रिपोर्ट में इन्होंने क्या क्या बातें कहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो था उसका रिपोर्ट जो उसके मुख्य स्तंभ हैं वो 5 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है ज्ञान की सुलभता, दूसरा है ज्ञान की अवधारणा, तीसरा है ज्ञान की रचना, चौथा है ज्ञान का उपयोग और 5वां है सेवा प्रदान करने की व्यवस्था। तो आइए देखते हैं कि इस रिपोर्ट के इन 5 स्तंभ में इस आयोग ने क्या क्या बातें कहीं। पहला स्तंभ जो है ज्ञान की सुलभता है, उसमें इन्होंने शिक्षा का अधिकार के विषय में कहा कि जो शिक्षा का अधिकार है उसका नियमन सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए एक केंद्रीय कानून आना चाहिए। जैसे कि वर्तमान में RT एक्ट 2009 आया है, उस समय इस आयोग ने ये सुझाव दिया था ज्ञान की सुलभता के अंतर्गत कि शिक्षा के अधिकार कानून का शिक्षा के अधिकार का सही प्रकार से नियमन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, शिक्षा सबको सुलभ हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, इसको देखने के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिए।
ज्ञान की सुलभता के अंतर्गत इन्होंने दूसरी बात भाषा के विषय में कही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश बहुभाषी देश है और यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इन्होंने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट के इस स्तंभ में भाषा के विषय में कहा है कि अंग्रेजी भाषा को प्राथमिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए और कक्षा 1 से ही अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए, चाहे वो हमारी व्यावसायिक शिक्षा हो या हमारी सामान्य शिक्षा हो। तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा की महत्ता बताई है अपनी इस रिपोर्ट में। तीसरा बिंदु जो है केंद्रीय अनुवाद विभाग की स्थापना के विषय में इन्होंने कहा है। ज्ञान की सुलभता के अंतर्गत इन्होंने कहा है इस रिपोर्ट के इस भाग में कि केंद्रीय अनुवाद विभाग की स्थापना हमारे देश में की जानी चाहिए, जिसके माध्यम से हम जो हमारी स्कूल की पाठ्य पुस्तकें हैं उसको एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करा सकें। साथ ही इन्होंने ज्ञान की सुलभता के अंतर्गत पुस्तकालय के महत्व को बताया है। इनके अनुसार पुस्तकालय जो है वो 3 प्रकार के कार्य करता है: ज्ञान का प्रसार करना, ज्ञान का प्रचार करना और ज्ञान का संरक्षण करना। इस आयोग के ज्ञान की सुलभता बिंदु के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि पुस्तकालय के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जानी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुस्तकालय में जो पुस्तकें होती हैं उनसे न केवल ज्ञान का प्रसार प्रचार होता है, अपितु जो हमारा ज्ञान संरक्षित है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी होता है। तो पुस्तकालय के लिए इन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र मिशन की स्थापना की बात कही है। ज्ञान की सुलभता के अगले बिंदु में इन्होंने कहा है कि हमारे देश में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की जानी चाहिए। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से इनका तात्पर्य है कि हमारे देश के जितनी भी ज्ञान संस्थाएं हैं और जो दूसरे देशों की ज्ञान संस्थाएं हैं उनको एक डिजिटल ब्रॉडबैंड नेटवर्क की सहायता से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे हम ज्ञान का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ कर सकें। अगले बिंदु में इन्होंने ज्ञान की सुलभता के अंतर्गत पोर्टल के विषय में कहा है कि हमारे देश में कुछ पोर्टल विकसित किए जाने चाहिए, वेब पोर्टल विकसित किए जाने चाहिए, जहां पर उस विशेष पोर्टल से संबंधित सूचनाएं एक जगह पर संग्रहित रह सकें। उस समय पर जब इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो भारतीय जल पोर्टल और भारतीय ऊर्जा पोर्टल पहले से ही विकसित हो चुके थे, लेकिन इन पोर्टल के अतिरिक्त इन्होंने एक सुझाव दिए थे कि हमें किन किन क्षेत्रों में पोर्टल विकसित करने चाहिए। उनमें से प्रमुख क्षेत्र हैं कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक अधिकार। तो इस आयोग के सुझाव के अनुसार ज्ञान की सुलभता के अंतर्गत इन्होंने वेब पोर्टल स्थापित करने की बात भी कही है। अगला बिंदु है स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क। इस आयोग का कहना था कि हमें स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क की भी स्थापना करनी चाहिए। एक ऐसा नेटवर्क हमारे पास होना चाहिए जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकें कि हमारे देश में मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी विशेष रोग से पीड़ित हैं। तो इसके लिए इन्होंने स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क की स्थापना की बात भी कही है। दूसरा स्तंभ जो है वो है ज्ञान की अवधारणा। ज्ञान की अवधारणा के अंतर्गत इन्होंने स्कूली शिक्षा के विषय में सुझाव दिए हैं। इस आयोग के अनुसार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए और राष्ट्रीय मूल्यांकन एजेंसी की स्थापना के साथ साथ जो स्कूली शिक्षा में शिक्षक कार्यरत हैं उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के विषय में भी कुछ सुझाव दिए हैं और उच्च शिक्षा के विषय में भी कुछ सुझाव दिए हैं। व्यावसायिक शिक्षा के विषय में इस आयोग का कहना है कि व्यावसायिक शिक्षा को हम कौशल विकास के नाम से जानें। व्यावसायिक शिक्षा कोई ऐसी शिक्षा नहीं है जिसको किताबी ज्ञान के द्वारा दिया जा सके, अतः व्यावसायिक शिक्षा को कौशल विकास के नाम से हमें जानना चाहिए और कौशल का विकास करना चाहिए। उच्च शिक्षा के विषय में इन्होंने कहा है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की जानी चाहिए और साथ ही जो हमारे उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें समय समय पर संशोधन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इनका कहना था क्योंकि 21वीं शताब्दी में जो हमारा आने वाला समय है वहाँ पर ऐसे छात्रों की आवश्यकता होगी, ऐसे युवा वर्ग की आवश्यकता होगी जो गणित और विज्ञान में पारंगत हों। इसलिए इन्होंने प्रतिभावान छात्रों को गणित और विज्ञान की ओर आकर्षित करने की भी सुझाव दिया है। ज्ञान की अवधारणा में इन बिंदुओं पर इन्होंने प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त कानूनी शिक्षा, चिकित्सकीय शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, इसके विषय में भी इन्होंने सुझाव दिया है कि जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी
फॉर हायर एजुकेशन है, उसमें कानूनी शिक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाए, जो समिति कानूनी शिक्षा के बारे में निगरानी करे और सुझाव दे। इसी तरह से चिकित्सकीय शिक्षा के लिए भी एक समिति का गठन किया जाए, जो चिकित्सकीय शिक्षा की निगरानी करे और उसके संबंध में सुझाव दे। और प्रबंधन शिक्षा और इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए भी इसी तरह से अलग अलग समिति का गठन किया जाए, और जो प्रबंधन शिक्षा और इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में निगरानी करें और उनके विषय में समय समय पर सुझाव दें। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के विषय में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सुझाव दिया है कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में हमें अधिकाधिक ICT का प्रयोग करना चाहिए। मुक्त शैक्षिक संसाधन, इनके विषय में कहा है कि जो शिक्षा है वो सर्वसुलभ होनी चाहिए, सभी को आसानी से सुलभ होनी चाहिए। इसके लिए हमें मुक्त शैक्षिक साधन, जिन्हें हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कहते हैं, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ साथ ज्ञान की अवधारणा स्तंभ में इन्होंने शोध को भी प्रोत्साहन दिया है और कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका जो तीसरा स्तंभ है वो है ज्ञान की रचना। ज्ञान की रचना के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि अगर हम अपने देश को हर क्षेत्र में अग्रणी करना चाहते हैं, चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, तो उसके लिए हमें राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना करनी चाहिए। तो इस आयोग का एक सुझाव ज्ञान की रचना के अंतर्गत रिपोर्ट में ये भी था कि हमें राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना करनी चाहिए। दूसरा बिंदु ज्ञान की रचना के अंतर्गत इस रिपोर्ट में बताया गया है सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान के लिए विधिक तंत्र। इस आयोग के अनुसार जो सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान होते हैं उनके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, जिससे जो सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान है उसके लिए लाइसेंस मिल सके। तो इस तरह का सुझाव इस आयोग ने अनुसंधान के विषय में भी दिया है। बौद्धिक संपदा अधिकार, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार के विषय में इसने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सृजनात्मक कार्य करता है तो उसको सराहना देनी चाहिए और ये उसका अधिकार होना चाहिए कि वो अपने कार्य को बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराए। इसके अतिरिक्त नवाचार के अंतर्गत इस आयोग ने ज्ञान की रचना के अंतर्गत कहा है कि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उनको उद्योग से समन्वय स्थापित करना चाहिए और उनके बीच में सहयोग होना चाहिए। साथ ही साथ सरकार के साथ भी समन्वय और सहयोग होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको हम इंटर्नशिप के लिए उद्योग क्षेत्र में भेज सकते हैं और विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा संपूर्ण करने के बाद, शिक्षा पूर्ण करने के बाद नौकरी ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस उद्योग में जहाँ से हमारा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का समन्वय है, जहाँ पर वो इंटर्नशिप करने के लिए गए हैं, वहीं पर उनको आसानी से नौकरी प्राप्त हो जाएगी। अगला बिंदु है उद्यमशीलता। ज्ञान की रचना के अंतर्गत उद्यमशीलता में इन्होंने कहा है कि जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा है उसमें हमें कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो उद्यमशीलता से हमारा यहाँ पर संबंध कौशल के विकास से है। व्यावसायिक शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान के द्वारा न देकर हमें अपने विद्यार्थियों में किसी कौशल का विकास करना चाहिए। चौथा स्तंभ है ज्ञान का प्रयोग। ज्ञान का प्रयोग स्तंभ के अंतर्गत इन्होंने अपनी रिपोर्ट में परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली को अपनाने की बात कही है। परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली से इनका तात्पर्य यह है कि जो भी हमारी दवाइयाँ हैं, जो भी हमारी औषधि हैं, वो प्राचीन जो हमारी शैली रही है औषधियों को निर्माण करने की, उस तरीके से जड़ी बूटियों के द्वारा बनाई जानी चाहिए। दूसरा इन्होंने बिंदु कहा है कृषि के विषय में कि कृषि जो है, इस आयोग ने, ये आयोग जो था इसने कृषि को बहुत प्रोत्साहन दिया है और इसीलिए इस आयोग ने जो कृषि विश्वविद्यालय थे उनको अपने पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए सुझाव दिया कि आप अपने पाठ्यक्रम में सुधार कीजिए। सो कृषि विश्वविद्यालय को भी इसने प्रोन्नत किया और इस ज्ञान आयोग ने ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्र की भी स्थापना की। अगला इसका स्तंभ है सेवाएं। यह इस रिपोर्ट का अंतिम स्तंभ है और इस स्तंभ में इन्होंने ई गवर्नेंस सेवाओं के बारे में बात की है। इस आयोग के अनुसार जो सरकारी प्रक्रियाएं हैं उनकी पुनर्रचना की जानी चाहिए, जिससे जो हमारा सरकारी तंत्र है वो उसमें अधिक पारदर्शिता आ सके, अधिक दक्षता आ सके और जो हमारे नागरिक हैं उनका विश्वास सरकारी प्रक्रियाओं पर रह सके। तो ये 5 स्तंभ थे इस रिपोर्ट के जिनके विषय में हमने चर्चा की। अब
हम चर्चा करेंगे जो इनकी प्रमुख सिफारिशें हैं। सिफारिशें जो इस आयोग ने दी, वो पहली जो बिंदु है वो है शिक्षा के प्रबंधन तथा वित्त के संबंध में सुझाव। शिक्षा के प्रबंध और वित्त के संबंध में सुझाव, जैसे कि हम पहले आयोग की रिपोर्ट में चर्चा कर चुके हैं कि इन्होंने इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना का सुझाव दिया था। तो इसके माध्यम से शिक्षा का प्रबंधन हो, चाहे वो कानूनी शिक्षा हो, चिकित्सकीय शिक्षा हो, इंजीनियरिंग शिक्षा हो, तो कोई भी शिक्षा हो, इस बॉडी के अंतर्गत कुछ कमेटी स्थापित की जाए और उनके माध्यम से शिक्षा का प्रबंधन हो। उच्च शिक्षा के लिए भी इन्होंने सुझाव दिया है कि उच्च शिक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा बोर्ड और राज्य स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा बिंदु शैक्षिक संगठन एवं संरचना के संबंध में सुझाव का है, जिसमें इन्होंने स्कूली शिक्षा के संबंध में सिफारिशें की हैं और उच्च शिक्षा के संबंध में भी सिफारिशें की हैं। स्कूली शिक्षा को इन्होंने कहा है कि स्कूली शिक्षा को हम 2 स्तरों में विभाजित कर सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। इसी तरह से उच्च शिक्षा को इन्होंने 3 स्तरों में विभाजित करने की बात कही है, और वो 3 स्तर हैं: स्नातक स्तर की शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा और शोध कार्य। तो उच्च शिक्षा को इन्होंने 3 स्तर पर विभाजित किया है। इसका अगला जो सिफारिश है वो विद्यालय शिक्षा के संबंध में सुझाव है। विद्यालय शिक्षा के संबंध में इन्होंने सुझाव दिया क्या था कि विद्यालय शिक्षा में कार्यरत जो हमारे शिक्षक हैं, उनका समय समय पर प्रशिक्षण कार्य होता रहना चाहिए। दूसरा, इन्होंने विद्यालय शिक्षा के बारे में सुझाव दिया था कि जो हमारी विद्यालय शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कोई कमेटी होनी चाहिए। विद्यालय शिक्षा के विषय में इन्होंने अगला सुझाव दिया है कि विद्यालय शिक्षा के लिए जो हम पाठ्य पुस्तकें प्रयोग करते हैं उनका अनुवाद जो है विभिन्न भाषाओं में किया जाना चाहिए, जिससे पाठ्य पुस्तकों से सभी छात्र लाभान्वित हो सकें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी भाषा को जानते हों। अगर हम पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद कराएंगे तो वो उसको पढ़ के लाभान्वित हो सकेंगे। उच्च शिक्षा के संबंध में भी इन्होंने सुझाव दिए हैं, जैसे कि उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की बात कही है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने की बात कही है। साथ ही इन्होंने व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के संबंध में भी सुझाव दिए हैं। इनका कहना था, इस आयोग का कहना था कि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा जो है वो अंग्रेजी भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा में भी प्रदान की जानी चाहिए और हमें कौशल विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अध्यापक शिक्षा के संबंध में इस आयोग की सिफारिशें थी कि जो अध्यापक शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधित होना चाहिए। साथ ही जो हमारे अध्यापक हैं उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहना चाहिए, चाहे वो हमारे सेवारत शिक्षक हैं या पूर्व सेवारत शिक्षक हैं। तो दोनों ही तरह के शिक्षकों के लिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में कार्यरत हैं चाहे वो सरकारी स्कूल में कार्यरत हैं, हमें उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना चाहिए। तो हमने इस सत्र में चर्चा की राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के विषय में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन क्यों किया गया, उसके उद्देश्य क्या थे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो रिपोर्ट है उसके कौन कौन से स्तंभ थे, तथा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने क्या सिफारिशें दी, चाहे वो हमारी स्कूली शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या फिर विद्यालयी शिक्षा हो या व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा हो। धन्यवाद।